इससे पूर्व हमने एनसीईआरटी का पहला यूनिट कर लिया था। ये ओल्ड एनसीईआरटी है। इसमें नगरीय जीवन का प्रारंभ की बात कर रहे हैं हम। यूनिट नंबर 2। समय के साथ कुछ छोटे गांव बड़े होते गए, उनमें रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, नई ज़रूरतें पैदा हुई, नए धंधे शुरू हुए। इन बड़े गांवों के निवासी संपन्न थे क्योंकि वे अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते थे। इसलिए वे इस बचे हुए अनाज को कपड़ा, मिट्टी के बर्तन या आभूषण जैसी चीज़ों के बदले में दे सकते थे। अब इस बात की आवश्यकता नहीं रहेगी कि प्रत्येक परिवार खेतों में काम कर रहे और अपने लिए अनाज पैदा करे। जुलाहे, कुम्हार या बढ़ई अपनी बनाई हुई चीज़ों को दूसरे परिवारों द्वारा पैदा किए अनाज से बदले लेते थे। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया तो कारीगर साथ साथ रहने लगे और इस प्रकार गांव नगर बनते गए। यानी व्यवसायों के आधार पर विकास नगरों का हुआ, ऐसा मोटे तौर पर अपन माने। आमतौर पर शहरी जीवन को सभ्यता की शुरुआत और संकेत माना जाता है। सभ्यता मानव संस्कृति के विकास की वह अवस्था है जब मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा भी कुछ और चाहता है। पर्याप्त अनाज उपलब्ध होने से कुछ लोग शिल्पों में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार की उपजों का शहर और गांवों के बीच लेन देन होता है। इस लेन देन से शिल्प विज्ञान के विकास को बढ़ावा मिलता है। प्रकृति और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण अधिक प्रभावी हुआ तो लोगों को सोचने के लिए, अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए समय मिला। इस समय लेखन की खोज होना एक महान उपलब्धि थी। लेखन की खोज से ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना आसान हो गया। ज्ञान की उपलब्धि पहले के मुकाबले बहुत अधिक लोगों के लिए संभव हो गई। लेखन ज्ञान का प्रसार अक्सर शहरों के विकास के साथ साथ होता है, क्योंकि व्यापारियों को अपना हिसाब किताब रखना होता है। शहरों के विकास के साथ साथ विभिन्न जन समूहों के बीच आर्थिक भिन्नता भी बढ़ती गई। जन समूहों के बीच आर्थिक भिन्नता बढ़ती गई। समाजों के शासन के लिए अधिक विस्तृत कानून की आवश्यकता पड़ी। साथ ही अब कुछ लोगों को विश्व और मानव दशा के बारे में सोचने का अवसर भी मिला। इससे तरह तरह के धार्मिक विश्वासों का जन्म हुआ। सबसे पुराने जिस नगर की भारतीय उपमहाद्वीप में खोज हुई वह थी रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थल खोज सिंध यानी वर्तमान पाकिस्तान के मोहनजोदाड़ो। ये देखिए, ये इलाका है सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी हड़प्पा संस्कृति जिसे कहते हैं। और वैसे हड़प्पा संस्कृति अफगानिस्तान और भारत के पश्चिमी हिस्से में थी में हुई। पुरातत्ववेताओं ने इन प्राचीन नगरों को सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया क्योंकि ये दोनों नगर और इसी तरह की संस्कृति वाले अन्य स्थल सिंधु नदी की घाटी में मिले। परंतु पिछले 40 वर्षों में पुरातत्ववेताओं ने भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में अन्य स्थानों की खुदाई करके सिंधु सभ्यता के नगरों के मिलते जुलते कई नगर खोज निकाले। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को अब हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इन नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन हड़प्पा वासियों से मिलता जुलता रहा है। ये नगर पंजाब में रोपड़, राखीगढ़ी, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, कच्छ की खाड़ी में धोलावीरा, अहमदाबाद के पास लोथल और राजस्थान में कालीबंगा थे। इस सिंधु सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसका विस्तार सिंधु घाटी के पार भी हुआ। हड़प्पा संस्कृति समूचे सिंध तथा बलूचिस्तान में और लगभग पूरे पंजाब यानी पूर्व पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी। यदि तुम इन क्षेत्रों को मानचित्र में ढूंढो तो तुम्हें पता चलेगा कि इस संस्कृति का भौगोलिक विस्तार कितना बड़ा था। इसीलिए सभ्यता कहते हैं, क्योंकि लोग अब पहले के युगों की अपेक्षा अधिक उन्नत जीवन व्यतीत कर रहे थे। नगरों का निर्माण बंदी या योजना के अनुसार हुआ था और इनकी देखभाल का अच्छा प्रबंध था। लोग सुखी और संपन्न थे। मनोरंजन तथा चिंतन के लिए उनके पास अवकाश था, यानी समय था।
हड़प्पा संस्कृति के लोग लिखना जानते थे। वो अपनी भाषा को चित्र संकेतों में लिखते थे। दुर्भाग्य से इन चित्र संकेतों को पढ़ने और समझने में इतिहासकारों को अभी तक सफलता नहीं मिली है। भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का विकास उसी समय हुआ जब एशिया तथा अफ्रीका के अन्य भागों में मुख्यतः नील, फरात, दजला तथा हांगो नदी की घाटियों में दूसरी सभ्यताएं फल फूली रही थी। हड़प्पा संस्कृति को लगभग 2500 ईसा पूर्व यानी कि आज से लगभग 4500 वर्ष पहले महत्व प्राप्त हुआ। उस समय मिस्र में पिरामिडों का निर्माण करवाने वाले फराओ यानी प्राचीन मिस्र के राजाओं की उपाधि की सभ्यता थी। आज जो लोग देश इराक के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ सुमेर सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के सुमेरी लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। इन दिनों भी भारत और संसार के अन्य भागों के बीच व्यापार चलता था। परिवेश। उस समय भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग, जिनमें आजकल का पाकिस्तान भी शामिल है, जंगलों से ढके हुए थे। जलवायु नम और आर्द्र थी तथा सिंध और राजस्थान आज की तरह रेगिस्तानी इलाके नहीं थे। इस प्रदेश के लोग जिन पशुओं से परिचित हुए जंगली जानवर थे, जैसे बाघ, हाथी, गैंडा। जंगलों से मिलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल भट्टों में किया जाता था, जिनमें मकान बनाने के लिए ईंटें पकाई जाती थी। लकड़ी से नौकाएं भी बनाई जाती थी। भूमि उपजाऊ थी। पता चलता है कि जौ और गेहूं का काफ़ी अधिक उत्पादन होता था। खेतों में हल जोते जाते थे, इसलिए काफ़ी अधिक अनाज पैदा होता था। खेतों की सिंचाई के लिए नदियों से नहरें निकाली गई थी। गांव के लोगों के लिए जितने अनाज की आवश्यकता थी उससे अधिक अनाज पैदा किया जाता था। अतिरिक्त अनाज नगरवासियों की ज़रूरतों के लिए शहरों में भेजा जाता है, जो आज भी भेजा जा रहा है क्योंकि उत्पादन गाँव में ही हो रहा है। नगरवासी खेती नहीं करते थे। वे मुख्यतः शिल्पकार तथा व्यापारी होते थे और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन तथा विनिमय करके जीवन चलाते थे। वे अपने हाथों से चीज़ें बनाते थे, जैसे मनके, कपड़े और गहने। इन चीज़ों का नगरों में इस्तेमाल होता था। ऐसी कुछ चीज़ें सुदूर देशों को भी भेजी जाती थी, जैसे फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया और इराक के सुमेर राज्य को। नगर और उनके भवन। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर दो भागों में बटे हुए थे। ऊंचे चबूतरों पर बसे हुए ऊपरी भाग को गढ़ या दुर्ग माना गया। इस भाग में सार्वजनिक भवन, धान्य कोठार, कार्यशाला और धार्मिक इमारतें थी। नगरों का दूसरा भाग जो काफ़ी बड़ा था, निचले हिस्से में थे। यहाँ लोग रहते थे और अपना अपना धंधा करते थे। यदि नगर पर हमला होता या बाढ़ का खतरा बढ़ जाता तो लोग गढ़ में जाके शरण लेते थे। हड़प्पा में दुर्ग में धान्यगारों की इमारतें बड़ी सावधानी से आयताकार रूप में बनाई गई थी और नदी के नज़दीक थी। वस्तुएं नदी के रास्ते नावों से लाई जाती थी और धान्यगारों में संचित रखी जाती थी। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का यह सबसे बढ़िया तरीका था, क्योंकि सस्ता और बेहतर होने के अलावा इसमें मेहनत भी कम लगती थी। नगरवासियों का जीवन ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले धान्य पर ही आश्रित था। नज़दीक ही वे भट्टियाँ थी जहाँ धातु कर्म का मुख्य तांबा, कांसे और धातुओं से अनेक किस्म की चीज़ें वस्तुएं तैयार करते थे। कुम्हार भी इसी हिस्से में काम करते थे। सभी मजदूर इस क्षेत्र के समीप बने छोटे छोटे कमरों में रहते थे। परकोटे से घिरे हुए मोहनजोदड़ो के दुर्ग में भी ऐसी और अन्य प्रकार की भी इमारतें थी। यहाँ का एक बड़ा भाग जान पड़ता है कि राजमहल या किसी शासक का मकान। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का कोई राजा होता था या नागरिकों की एक समिति उनका शासन चलाती थी। नज़दीक की एक और इमारत जो या तो सभा भवन या बाजार चौक, मोहनजोदड़ो के दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध स्मारक स्नान कुंड है। यह तैरने के लिए बने एक बड़े कुंड की तरह है, और पर हम नहीं जानते कि ठीक किस प्रकार इसका उपयोग होता था। मकान। मोहनजोदड़ो का निचला नगर बढ़िया योजना तैयार करके बसाया गया था। सड़कें सीधी जाती थी और एक दूसरे को समकोण में काटती थी, जैसे कि वर्तमान के जयपुर में है। सड़कें चौड़ी थी। मुख्य सड़क करीब 10 मीटर चौड़ी थी, जो आधुनिक नगरों की बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर है। सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे। मकान ईंटों के बने होते थे और उनकी दीवारें मोटाई और मजबूत होती थी। दीवारों पर प्लास्टर और रंग किया जाता था। छतें सपाट होती थी। खिड़कियाँ कम परंतु दरवाजे अधिक होते थे।
दरवाजे शायद लकड़ी के बने होते थे। रसोई में एक चूल्हा होता और वहीं पर धान्य तथा तेल रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े घड़े रहते थे। रसोइयों के पास ही नाली या मोरी होती थी। स्नानागार मकान के एक अलग हिस्से में बनाए जाते थे और उनकी नालियाँ सड़क की नालियों से मिली होती थी। सड़क की नाली सड़क के किनारे किनारे चलती थी और उसके दोनों ओर ईंटें लगी होती थी ताकि उसे साफ रखा जा सके। कुछ नालियाँ पत्थर की पट्टियों से ढकी रहती थी। मकान में एक आंगन होता था जिसमें रोटी पकाने के लिए एक चूल्हा होता था। यहाँ पर गृहिणी सिलबट्टे से मसाला पीसने के लिए बैठती थी। शायद बकरा, बकरी और कुत्ते जैसे घरेलू जानवर भी आंगन में ही रखे जाते थे। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इससे पता चलता है कि घर के भीतर पानी सदैव उपलब्ध रहता था। नगर के प्रत्येक निवासी के लिए ऐसे आरामदेह मकान नहीं थे। ये मकान संभवतः व्यापारी और धनी लोगों के थे। हम यह भी जानते हैं कि नगरवासियों में मजदूरी भी थे। वे छोटे छोटे कमरों में रहते, शायद गरीब थे। इन नगरों की खुदाई में मिले मकानों को देखने से पता चलता है कि वहाँ कम से कम तीन स्पष्ट सामाजिक इस वर्गों का अस्तित्व रहा है। एक वर्ग उन लोगों का था जो शासन करते थे और लगता था कि दुर्ग के भीतर रहते थे। दूसरा वर्ग धनी व्यापारी और अन्य लोगों का था जो निचले नगर में रहते। तीसरा वर्ग गरीब मजदूर था। नगरवासियों के इन वर्गों के अलावा आसपास के क्षेत्रों में किसान भी थे जो शहरों के लिए अन्न पैदा करते थे। देहाती इलाकों में रहने और घूमने फिरने वाले पशुचारी लोगों की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। सिलसिलेवार वार्षिक स्थानांतरण करते थे। जब वे अपने पशुओं को विभिन्न चरागाहों में ले जाते तो वे अपने साथ व्यापार की छोटी छोटी चीज़ें भी ले जाते। इस प्रकार वे विभिन्न जन समुदायों के बीच संबंध स्थापित करते थे। अब देखते हैं जनजीवन। लोग जौ और गेहूं की चक्कियों में पीसकर उनके आटे की रोटी पकाते थे। उन्हें फल भी पसंद थे, विशेष रूप से अनार और केले। वे मांस और मछली भी खाते थे। वस्त्र, वे सूत से कपड़ा बुनना जानते थे। मिट्टी के जो तकवे मिले हैं उनसे पता चला है कि बहुत सी स्त्रियां घर पर सूत कात लेती थी। स्त्रियां छोटा घाघरा पहनती थी जो कमरबंद से कसा रहता था। पुरुष कपड़े की लंबी चादर शरीर पर ओढ़ लेते थे। कपड़े सूती होते थे, यद्यपि ऊन का भी इस्तेमाल होता था। स्त्रियों को अपने केश तरह तरह से संवारने का शौक था। वे केशों को भांति भांति से गूंथों को और कंगों से सजाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। पुरुष ताबीज बांधते थे, स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। ये आभूषण क्वार्टर और सीप की गुड़ियों के बने होते थे, परंतु अमीरों के लिए सोने और चांदी के बनाए जाते थे। मनोरंजन और खिलौने, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग मनोरंजन के साधन क्या थे। बच्चों के लिए खिलौने थे। आजकल के इक्को से मिलती जुलती मिट्टी की छोटी गाड़ियाँ जो शायद बड़ी बैलगाड़ियों की नकल थी। पशुओं को शकल के खिलौने जिनके अंगों को कठपुतलियों की तरह डोर से खींचा जा सकता था। चिड़ियों के आकार की सोटियाँ और तरह तरह के झुनझुने। बच्चे गोलियाँ खेलते थे। लड़कियों के लिए गुड़ियाँ थीं। बड़े आदमियों को जुआ खेलना और खिलाड़ियों के साथ खेलना का शौक था। देखिए ये मिट्टी के खिलौने। व्यवसाय और धंधे, अनेक लोग रुई और ऊन की कताई बुनी के व्यवसाय में लगे थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग कपड़ों का उपयोग करते थे। उन्हें फारस की खाड़ी की तटवर्ती शहरों और सुमेर को भी भेजते थे। कुम्हार शायद सबसे ज़्यादा व्यस्त थे। वे मिट्टी के बढ़िया बर्तन बनाते। अधिकतर बर्तन गेरुए रंग के होते थे और उन पर काले रंग में रूपांकन किया जाता था, यानी चित्र किया जाता था, जैसे रेखाएं, बिंदु, ज्यामितीय आकृति, पेड़, पत्तों तथा पशुओं की आकृति। मणिकाओं या मनकों तथा तावीज़ों का निर्माण भी लोकप्रिय था। वे बड़ी संख्या में मिले। मणिकाएं मिट्टी, क्वार्ट, पत्थर, पकी हुई लुगदी, शंख तथा हाथी दांत की बनाई जाती थी। धातु कर्म का तांबे और कांसे के औजार तथा हथियार बनाते थे, जैसे भाले, चाकू, तीर के फाल, कुल्हाड़ी, मछली फंसाने के कांटे और उस्तरे। धातु की पहली चद्दर के भी बर्तन बनाए जाए, यानी पतली धातु के चद्दर के भी बर्तन बनाए जाते थे जो मिट्टी के बर्तनों से मिलते जुलते थे, परंतु ये बड़े कीमती रहे होंगे, इसलिए केवल धनी लोग ही इनका इस्तेमाल करते होंगे। मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में जो चीज़ें मिली हैं उनमें स्टेटाइट या पत्थर की बनी
चपटी आयताकार मोहरें उल्लेखनीय हैं। मोहर के एक तरफ सांड या एक सींग वाला पशु या एक हाथी या वृक्ष या किसी दृश्य की आकृति है। आकृति के ऊपर चित्र संकेतों की पंक्ति। हड़प्पा संस्कृति के लोग इन चित्र संकेतों का लिपि के स्थान था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से विभिन्न आकार के बाट मिले हैं। उनके तौल एकदम सही है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के उत्तरी अफगानिस्तान के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। अफगानिस्तान से खूबसूरत नीले लाजवर्द पत्थर का आयात किया जाता था। धर्म। मिस्र तथा सुमेर से प्राचीन पुस्तकें मिली है, परंतु हड़प्पा संस्कृति के लोगों के ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिले हैं जिनसे उनके शासन, समाज और धर्म के बारे में जानकारी मिले। उनके धर्म के बारे में हमें केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। देवियों की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हुई, शायद इनकी पूजा करते थे। पत्थर की एक छोटी मोहर पर उत्कीर्ण एक आसीन पुरुष की प्रतिमा मिली है जिसे देवता माना गया है। ये कुछ वृक्षों को शायद पवित्र मानते थे, जैसे पीपल, जो अक्सर मोहरों पे दिखाई देता है। हड़प्पा संस्कृति के लोग अपने मृतकों की ज़मीन में गाड़ते थे। कुछ लोग उन्हें शवदान में रखकर गाड़ते थे। उनका यह विश्वास रहा होगा कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है, क्योंकि उनकी कब्रों में मिट्टी के घरेलू बर्तन, गहने, शीशे मिले हैं जो मृतक की संपत्ति रहे होंगे और जिन्हें ये सोच कर रखा गया हो कि मृतक को बाद में भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का पतन यानी नष्ट कैसे हुई हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही। 1500 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा संस्कृति का पतन हो चुका था। यह कैसे हुआ, इसके लिए विविध कारणों का अनुमान किया गया है। संभव कि नदी के मार्गों में परिवर्तन हुआ हो या अथवा नगरों और गांवों में रहने वाले लोगों के मध्य संघर्ष हुआ हो। चूँकि नगरों को धन व्यापार से प्राप्त होता था, अतः यह संभव है कि व्यापार के पतन के साथ ही नगरों का भी पतन हो गया हो। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई व्यापार खत्म हो गया तो स्वाभाविक है कि व्यापार पे ही नगर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। संभव है कि निरंतर आने वाले बाढ़ों के कारण नगर नष्ट हो गए होंगे, अथवा किसी महामारी या रोग ने लोगों को सफाया कर दिया होगा। जलवायु भी बदलने लगी होगी। यह प्रदेश अधिकाधिक शुष्क और रेगिस्तान की तरह होने को यह भी संभव है कि इन नगरों पर हमला हुआ हो, नगरवासी अपनी रक्षा में असमर्थ रहे हो। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति की कुछ विशेषताएं कायम रही, परंतु बाद में आए लोग नगर जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते। 1000 साल का लंबा समय गुजर जाने के बाद ही भारत में पुनः नगरों का उत्थान हुआ। यह हमारे अभ्यास प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, देखिए आप इन प्रश्नों के उत्तर इसी में ही मिल जाएंगे। ये आपके सामने देखिए। हड़प्पा संस्कृति की शुरू में सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहना बेहतर क्यों है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देश के किन किन क्षेत्रों तक था? सिंधु सभ्यता थी वह हम कैसे जानते हैं? चौथा है, भारत में सबसे पहले नगरों की स्थापना कब हुई? आरंभ के बारे में नगरों के नाम बताओ। हम यह क्यों कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति भारत का प्रथम सभ्यता था? हड़प्पा संस्कृति किस युग में फली फूली? हड़प्पा संस्कृति के लोग किन धातुओं का उपयोग करते थे? मोहनजोदड़ो नगर की योजना का वर्णन करो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सड़कों, नालियों और घरों का वर्णन। हड़प्पा संस्कृति के लोग अपने खेतों की सिंचाई किस प्रकार करते थे? मिट्टी के तख्तों की खोज किस बात का सूचक है? हड़प्पा संस्कृति की स्त्रियाँ किस तरह के वस्त्र पहनती थी और वह अपने किस प्रकार को सजाती संवारती थी? हड़प्पा संस्कृति के बच्चों के खिलौनों का वर्णन करो। मोहनजोदड़ो के से प्राप्त मोहरों का वर्णन करो। तुम्हारे विचार से इन मोहरों का उपयोग किस काम में लिया होता था? ऐसे 4 कारण बताओ जिसके आधार पर कहा जाता है हड़प्पा संस्कृति लोगों का जीवन उच्च कोटि का था। हड़प्पा संस्कृति का पतन भारतीय इतिहास में एक दुखद घटना क्यों थी? अब ये हाँ ना वाले देखिए। हड़प्पा संस्कृति केवल सिंधु और पंजाब तक फैली हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग सुमेर के लोगों के साथ व्यापार करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर योजना के अनुसार नहीं बने थे। मोहनजोदड़ो में अनाज दाने कोठारों में जमा किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में मकान ईंटों के बने होते थे। इतिहासकार हड़प्पा संस्कृति की लिपि पढ़ सकते हैं। अब ब्लैंक वाले हैं। तब सिंधु और राजस्थान की जलवायु खालिस्तान थी और अब ये
आंसर दे रखे हैं कि कौन सा पहले कौन से। गढ़ ब्लैंक भूमि पर बना हुआ था। खालिस्तान के पानी में से खेतों की सिंचाई होती थी। हड़प्पा संस्कृति के लोगों खालिस्तान से अपना मन बहलाते थे। हड़प्पा संस्कृति लोग खालिस्तान के वस्त्र पहनते थे। हड़प्पा संस्कृति का पतन खालिस्तान के आसपास हुआ। अब ये रोचक कार्य है। संग्रहालय में जाकर हड़प्पा संस्कृति की चीज़ों को देखें, मौका मिले तो कभी। भारत में मानचित्र हड़प्पा संस्कृति के नगरों को दिखाओ जिन्हें खोद कर निकाला गया। अब मानचित्र पे एक एक स्थल का, उसके अन्वेषणकर्ता का और ईयर, यही प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर उकेरे गए दृश्यों के रेखा चित्र बनाओ। तुम्हारे नगर के बच्चे जिन खिलौनों से खेलते हैं उनमें से कुछ खिलौने इकट्ठे करो, उनमें से उन खिलौनों का रेखा चित्र बनाओ और हड़प्पा संस्कृति के खेल चित्रों से मिलते जुलते। हड़प्पा संस्कृति लिपि जैसे चित्र संकेत हैं वैसे ही कुछ चिन्ह बनाओ। उससे आप पैरल करोगे कि किस प्रकार वर्तमान में किस प्रकार का चित्र है। अपनी कक्षा में निम्नलिखित सवालों पर चर्चा करनी है। हड़प्पा संस्कृति के युग का समाज पाषाण युग के समाज से भिन्न था। दोनों में क्या अंतर था, इस अंतर की जानकारी हमें कैसे मिलती है। कृषि में सुधार के कारण नगरों की स्थापना कैसे संभव हुई है, ये आपको इमेजिन करना है, चर्चा करनी है। यदि आपने अच्छे से इस यूनिट को पढ़ा है तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप एक चार्ट बनाइए और पढ़िए, समझ आधारित पढ़िए। समझ के पढ़ेंगे तो शायद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, आपने मेरा ये प्लेटफॉर्म देखा।